अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये डिसीजन मेकिंग का एक ग्रिड है जिसके सवाल तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 40 मार्क्स का है, शायद मेरा ख्याल है 35 से 45 मार्क्स ग्रिड है। उनमें ये एक चैप्टर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और मैंने इसको बुक में रखा हुआ है, मेरा ख्याल है सबसे आखिर में 13। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इस पे आता ही आता है। एक दफा तो दो सवाल भी आए हैं, 2 दफा शायद। बिजनेस इन्वेंट्री क्यों रखते हैं? बेचने के लिए। तो इसका मतलब सिर्फ फिनिश गुड की इन्वेंट्री रखते होंगे? नहीं, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री रखते नहीं है, वो तो मशीन के अंदर होता है, रॉ मटेरियल के। तो क्यों, जब चाहिए हो तो खरीद लें। आप तंदूर पे गए रोटियां खरीदने, तो तंदूर वाले ने कहा लगा भाई आटा लेके आ जाके। अब वो गाहक खड़ा है, वो आटा लेके आएगा, फिर गूंदेगा, फिर लगाएगा, तो क्या हर्ज है इसमें? गाहक चला जाएगा। तो बिजनेसेस इन्वेंट्री रखते हैं ताकि कस्टमर नाराज ना हो, जरूरत पड़े तो इन्वेंट्री हो, तो अगले 10-20 साल की इकट्ठी करके रख लें। हैं? अच्छा, अगर खराब होने वाली नहीं है तो फिर इतनी सारी संभाल के कहां रखेंगे, किराया पड़ेगा बेकार में। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि इन्वेंट्री जरूरत के वक्त कम ना हो और फालतू संभाल के ना रखें कि बिला वजह खर्चा पड़ रहा हो। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मकसद यह है कि इन्वेंट्री कम से कम करें, मिनिमाइज इन्वेंट्री टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कैसे बढ़ेंगे? खर्चा कम पड़ेगा, लेकिन यह ना हो कि इतनी कम कर दें कि कस्टमर नाराज हो जाए। तो मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस। और वो जो कस्टमर नाराज होकर जाएगा ना, गालियां देके जाएगा, उसको कहते हैं स्टॉक आउट। स्टॉक आउट कि जब हमें जरूरत थी तो स्टॉक नहीं था, इसको स्टॉक आउट कहते हैं। तो हम स्टॉक आउट अवॉइड करें, इतना कम से कम रखें, बस इसमें बैलेंस करने का नाम इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, बस। अच्छा, अब जहां पर किसी भी चीज की मैनेजमेंट आती है ना, मैनेजमेंट, तो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, और इस चैप्टर में भी इन्वेंट्री है और उसकी मैनेजमेंट है, तो फिर डिसीजन मेकिंग होगी। क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं? कितनी देर के लिए रखनी है? अच्छा, कितनी खरीदने, मतलब कितने रुपए की खरीदनी है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, और पूरे साल की खरीद लेंगे? नहीं। तो फिर जब हमें और चाहिए होगी तो फिर ऐसे थोड़ी कि वो सप्लायर हमारे इंतजार में बैठा था कि सर हुक्म करें तो हम चीजें भेजें। हम अगर ऑर्डर करेंगे तो टाइम लगेगा, तो ऑर्डर कब प्लेस करें। तो इस तरह के सारे डिसीजंस हैं इस चैप्टर के अंदर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट involves certain decisions regarding inventories। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, तो फिर इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजंस भी करने पड़ते हैं, और आपके सिलेबस में 2 तरह के डिसीजंस हैं। मैं उनको ना इस चैप्टर को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं कि 2 तरह के डिसीजंस हैं आपके चैप्टर में। मैं कह देता हूं टाइप्स ऑफ डिसीजंस। तो ये 2 तरह के हैं। एक मैं कह रहा हूं डिसीजंस रिलेटिंग टू ऑर्डर साइज, और इस ऑर्डर साइज के लिए ज्यादातर वर्ड इस्तेमाल किया करूंगा मैं ऑर्डर क्वांटिटी। और एक डिसीजन हुआ करेंगे
डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेंट्री लेवल्स। ये दो हिस्से हैं इस चैप्टर के। एक में हमने डिसीजंस पढ़ने हैं ऑर्डर साइज से रिलेटेड, ऑर्डर क्वांटिटी, और एक हमने डिसीजंस पढ़ने हैं इन्वेंट्री लेवल से रिलेटेड। तो ये दो हिस्से हैं इस चैप्टर के। ये नीला नीला मिटा दो। यस सर। पहले करते हैं ये डिसीजंस रिलेटिंग टू ऑर्डर क्वांटिटी, और इसको आइंदा प्यार से OQ कहा करेंगे। OQ। अच्छा, अब जब तक मैं इन्वेंट्री लेवल्स पे नहीं आता तब तक सारी डिस्कशन ये चल रही होगी। हम लोग OQ से रिलेटेड डिसीजंस पढ़ने लगे। अच्छा, इसका ना एक बैकग्राउंड समझ के ना अपने अल्फाज में लिख लें। बैकग्राउंड ये है, बार बार रिपीट करूंगा, उसके बाद फिर लिखना। हम साल के शुरू में खड़े हैं, नॉर्मली साल, क्वार्टर भी हो सकता है, नॉर्मली साल होता है। हम साल के शुरू में खड़े हैं और ये हम बजट कर चुके, यानी ये टॉपिक फ्यूचर रिलेटेड है, ये हम बजट कर चुके कि साल के दौरान टोटल कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो किस चीज की बात कर रहे हैं फिर हम? रॉ मटेरियल की। ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिनिश गुड्स की। हम साल के शुरू में खड़े हैं और ये बजट कर चुके कि टोटल कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, ये डिसाइड हो चुका। अब हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि सप्लायर को एक वक्त में कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें। मिसाल के तौर पे अगर हमने साल में 1,20,000 यूनिट्स खरीदने हैं तो ये तय हो चुका है। अब हम ये तय करने वाले हैं ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज, के एक ऑर्डर कितने यूनिट्स का हो। लेट्स से मैनेजमेंट फैसला करती है कि 10,000 यूनिट्स एक दफा में बहुत हैं, तो अब पूरे साल में 1,20,000 यूनिट्स हम 10,000 करके 12 दफा खरीद रहे होंगे। अगर मैनेजमेंट फैसला करती है कि ऑर्डर साइज 30,000 ठीक है, तो हम साल के 1,20,000 यूनिट्स 30,000 करके 4 दफा खरीदेंगे। ये बैकग्राउंड है। दोबारा, हम साल के शुरू में खड़े हैं और इस साल में जितनी टोटल क्वांटिटी खरीदनी है ये बजट हो चुका। अब हम फैसला ये करने लगे हैं कि एक वक्त में कितने यूनिट्स खरीदा करेंगे और फिर पूरे साल हम वही फॉलो करेंगे। यानी हम साल के शुरू में पॉलिसी बनाने वाले हैं कि इस साल जितनी परचेजेस होंगी, हर परचेज का ऑर्डर साइज क्या रखना है। यह है इस टॉपिक का बैकग्राउंड। फिर सुन लें, हम साल के शुरू में खड़े हैं, इस साल में टोटल कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है यह बजट हो चुका। अब हम यह फैसला करने लगे हैं कि सप्लायर से एक वक्त में कितने यूनिट्स खरीदेंगे। तो वो जो एक वक्त में यूनिट्स होंगे वो OQ है, ऑर्डर साइज।
हाँ जी, ये कहानी लिखने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप ये कहानी लिख रहे होंगे। जिनको अभी भी अल्फाज नहीं मिले, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। हम साल के शुरू में खड़े हैं। इस साल में टोटल कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, बनानी है नहीं, कितनी खरीदनी है, ये फैसला हो चुका। अब हमने ये डिसाइड करना है कि एक वक्त में कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो यहां पर ऑर्डर से मुराद परचेज ऑर्डर है, ये परचेज ऑर्डर की बात हो रही है। ये पढ़ने लगे हम पार्टी। अच्छा, जब भी कोई डिसीजन करना होता है तो कुछ फैक्टर्स की बेस पे डिसीजन होता है। जैसे अगर आपने डिसाइड करना है कि कौन सा पेपर, इस अटेम्प्ट के लिए कौन कौन से पेपर रखने हैं, तो ये फैसला क्या सोच के कर रहे होंगे? हैं कुछ थ्योरी, कुछ न्यूमेरिकल मिक्स, और अपनी हैसियत, अपनी औकात देख के, टाइम कितना है, गर्मियों वाला सेशन है कि सर्दियों वाला सेशन है, रमजान है या नहीं है। तो अब ये सब फैक्टर्स है ना जो कंसिडर कर रहे हैं। तो जब भी कोई डिसीजन करना होता है तो कुछ फैक्टर्स की बेस पे करना होता है। अच्छा, एक बिजनेस के हिसाब से देखते हैं। बिजनेस कोई भी डिसीजन करेगा और उस डिसीजन में खर्चे ही खर्चे हैं, तो उस डिसीजन को करने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? खर्चे कम होना। और अगर प्रॉफिट्स इन्वॉल्व हैं तो प्रॉफिट ज्यादा होना। ये बिल्कुल बेसिक सी बात बताइए। कॉस्ट अकाउंटिंग में जहां भी डिसीजन मेकिंग है, या तो वो डिसीजन खर्चों से रिलेटेड, तो फिर खर्चे कम करना मकसद है। प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट ज्यादा करना मकसद है। अभी इस वक्त हम ये फैसला करने लगे हैं कि खरीदते हुए एक वक्त में कितने यूनिट्स खरीदें। तो इसमें ये कहीं डिस्कस हो रहा है कि हम प्रॉफिट कितना कमा लेंगे? नहीं। क्या इससे फर्क पड़ रहा होगा? ज्यादा खरीदें तो क्या, थोड़ा खरीदें तो क्या? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, स्टोरेज की कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, यानी हमारे इस फैसले से कॉस्ट्स अफेक्ट हो रही होंगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो इस डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट, ये डिसीजन हम इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट्स के हिसाब से करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमारे खर्चे कम से कम होने चाहिए। बेटे एक गिलास काफी दे, चलो खैर। हम इस डिसीजन को करेंगे इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट्स को यूज करके, और मकसद होगा कि खर्चे कम से कम हो। इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट्स हैं क्या, जिनको हमने इस्तेमाल करना है? तो इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट्स क्या हैं? इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट्स बताने लगा, जिनको बेस करके हमने ये सवाल करने हैं ना। तो इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट्स क्या हैं ये बताना। इधर जगह कम है, इधर बता रहा हूं। ट्रेडिंग बिजनेस समझते हैं। रॉ मटेरियल भी बता सकता हूं वैसे, लेकिन चलें ट्रेडिंग समझाता हूं। गुड्स को खरीदना है तो एक परचेज का डिपार्टमेंट होगा, जिसको परचेज डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। इस डिपार्टमेंट की जिंदगी का मकसद होगा परचेज ऑर्डर्स प्लेस करना, सप्लायर्स को ढूंढना, उनसे नेगोशिएट करना और ऑर्डर प्लेस करना। तो कोई होगा सप्लायर, और हमारा जो बिजनेस है ये हम है जी, ये कंपनी है, ये हम है, ये हमारा सप्लायर है, और ये पार्टी हो रही है। तो हम परचेज डिपार्टमेंट और हमारा स्टोर। इस परचेज डिपार्टमेंट ने क्या करना है? इसने इनको ऑर्डर प्लेस करना है और इससे गुड्स खरीद के स्टोर में लेके आनी है।
गुड्स खरीदने के लिए सप्लायर को परचेज प्राइस पे की जाएगी। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? ऑर्डर प्लेस करेगा, सप्लायर से गुड्स लेके आएगा और सप्लायर को हम परचेज प्राइस पे कर रहे होंगे। इस सारी मेहनत पे इस डिपार्टमेंट में भी खर्चे होंगे। क्या खर्चे होंगे? एक तो इस डिपार्टमेंट के अपने खर्चे होंगे, यहां के लोगों की तनख्वाह, यहां के बिजली का बिल, किराए पे तो उस जगह का किराया, फिर ऑर्डर प्लेस करने पे नहीं, ऑर्डर प्लेस करने पे हो सकता है कोई कागज का प्रिंट निकाल के इनको यहां कुरियर करना होता हो, तो वो ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा हो सकता है। हो सकता है बंदा ही इन पर्सन यहां जाता हो और ऑर्डर प्लेस करता हो तो उसकी जाने का खर्चा हो सकता है। कम्युनिकेशन का खर्चा है। इस सप्लायर को परचेज प्राइस पे कर दी और फिर ये चीजें यहां तक लाना, इनकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। फिर हो सकता है इस सारी मेहनत के अंदर कोई ब्रोकर, कोई एजेंट इन्वॉल्व हो, उसकी कमीशन हो सकती है। हो सकता है यहां चीजें चेक करनी पड़ती हूं तो कोई कंसल्टेंट हायर करके उसको इंस्पेक्शन के पैसे देने पड़ते हो। फिर चीजें स्टोर में आ गई। स्टोर की दहलीज पार करने के बाद अब खर्चे कब तक होते रहेंगे? जब तक वो चीजें पड़ी रहेंगी, यानी जब तक हम उन चीजों को होल्ड किए रहेंगे। तो उनमें कौन से खर्चे आ रहे होंगे? स्टोर के सारे खर्चे। तो इन सारे खर्चों को 3 कैटेगरीज में बांट रहा हूं। ये मेरा ख्याल है शायद ये तो रश मच रहा है, लेकिन फिर भी शायद बन जाए बात। ये सारे खर्चे यानी इस डिपार्टमेंट के खर्चे, ऑर्डर प्लेस करने के खर्चे और गुड्स लेके आने के खर्चे, ये जो हरे हरे खर्चे हैं इन सबको कहते हैं ऑर्डर कॉस्ट। स्टोर में पड़े रहने तक के खर्चे, इनको कहेंगे होल्डिंग कॉस्ट। और ये जो परचेज प्राइस है इसको कहेंगे परचेज कॉस्ट। बस सिर्फ परचेज प्राइस यानी इनवॉइस वैल्यू, जिसमें परचेज प्राइस और डिस्काउंट लेस करके, और वो जो नहीं ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांजिट इंश्योरेंस भी इधर है, वो जो टैक्सेस ड्यूटीज बिल में डलते हैं वो। तो बस परचेज प्राइस और टैक्सेस ड्यूटीज, ये मैं लिस्ट बना के देता हूं आपको। अभी सिर्फ पिक्चर दिखाइए आपको कि गुड्स को खरीदने का ये सारा प्रोसीजर है कि अच्छा वो इन्वेंट्री कब तक है? जब तक स्टोर में है ना, तो इसलिए हम इन्वेंट्री की डिस्कशन खरीदने से शुरू करके बेचने से पहले यानी जब तक वो स्टोर में है तब तक की सारी डिस्कशन है। तो इस दौरान जितने भी खर्चे आने हैं वो सब इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट, और उन सारे खर्चों की लंबी लिस्ट एग्जांपल हो सकती है, लेकिन उसको 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। ये तीनों में आपको ना लिस्ट बता के दे देता हूं, ज्यादातर जो मिसालें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उस लिस्ट को याद बेशक कर लें। लेकिन मेन चीज मेरी आपको अगर मैं समझा पाया कि परचेज डिपार्टमेंट, इनके साथ कांटेक्ट करना, ऑर्डर प्लेस करना, चीजें लेके आना, ये सारे खर्चे ऑर्डर कॉस्ट है। स्टोर में आने के बाद और जब तक स्टोर में पड़ी रहेंगी वो सारे खर्चे होल्डिंग कॉस्ट है, और जो इनवॉइस वैल्यू है वो परचेज कॉस्ट है। तो इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट 3 है। एक है परचेज कॉस्ट, जिसमें परचेज प्राइस लेस डिस्काउंट और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, बस ये परचेज कॉस्ट है। ऑर्डर कॉस्ट, अच्छा ऑर्डर कॉस्ट क्या होती है? मैंने आपको ये हरा हरा समझाया है। अगर आप इस हरे हरे को अपने अल्फाज में कुछ लिखना चाहें तो मर्जी है, लिख लें। वो लिख के फिर मैं एग्जांपल्स लिखवा देता हूं। अगर आप अपने आप को समझाना चाहें कि ये ऑर्डर कॉस्ट क्या है तो वो अपने अल्फाज में लिख लें जो आपको कल को समझ भी आए। मैं उनकी एग्जांपल्स बता देता हूं। फिर परचेज डिपार्टमेंट के सारे खर्चे, ऑर्डर प्लेस करने के सारे खर्चे और गुड्स को वहां से यहां तक लाने के सारे खर्चे। ऑर्डर प्लेस करने के भी और यहां तक लेके आने के भी। ऑर्डर कॉस्ट ना एक बहुत ब्रॉडर चीज है
और ऑर्डर कॉस्ट में हम वो सब कवर करने लगे जो चीजें लेके आने तक के खर्चे हैं। हाँ जी, हरा हरा समझा लिया अपने आप को। चलें हरी हरी मिसालें बताता हूं। परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन कॉस्ट, ब्रोकर की कमीशन। अच्छा, अब आपने चूंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा हुआ है तो आपके दिल में आ रहा होगा कि हमने तो सीखा था कि परचेज करने से लेके स्टोर में लाने तक वो सारे परचेज कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो वो थी उसकी वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। यहां पर हमने इन फंक्शंस को अलग अलग बांटा है क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ डिसीजन करने होंगे। यहां पर कहीं कुछ कैलकुलेशन होकर उसकी अकाउंटिंग नहीं होने लगी। यहां पर हमने सिर्फ फैसले करने हैं तो इनको अलग अलग क्लास में बांटा हुआ है। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं होने लगी है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर हां, खरीदने से लेके यहां लाने तक सारे खर्चे हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करते हैं। स्टोरेज खर्चे भी ऐड कर रहे होते हैं नहीं तो, लेकिन यहां पर तो मैं स्टोरेज खर्चे बता रहा हूं। तो ये वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं हो रही है। यहां इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑर्डर साइज का डिसाइड करना है तो तीन अलग अलग फंक्शंस बांटे हैं। खरीदने और खरीद के लाने की मेहनत, संभालने की मेहनत और खरीदने का खर्चा, इन तीनों को अलग अलग रखा है। और इस खरीदने और खरीद के लाने की मेहनत में क्या शामिल हो सकता है? ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं लिखी मैंने, ट्रांजिट इंश्योरेंस, हाँ जी। लॉस कौन सा? मशीन के अंदर प्रोसेस लॉस या लाते हुए? लाते हुए बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो मैं ऑर्डर कॉस्ट में नहीं लिख रहा, बल्कि चले मैं कह देता हूं ट्रांजिट लॉस, ये लिखें और काट दें, क्योंकि इसका इस्तेमाल जब सवालों में आऊंगा ना तो हम इसको एनुअल रिक्वायरमेंट में इनकॉर्पोरेट कर लिया करेंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट क्या? वो जो मैंने कहा था साल के शुरू में हमने 1,20,000 यूनिट्स प्लान कर लिए हैं, तो हम उस 1,20,000 की कैलकुलेशन में ये इनकॉर्पोरेट कर लिया करेंगे। तो इसलिए मैं इसको अलग से कहीं कॉस्ट नहीं कह रहा। ज्यादा क्या, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं, अभी तो प्लान कर रहे हैं। नहीं, अभी हुआ नहीं ना कुछ, अभी हम साल के शुरू में खड़े हैं भाई, एक्चुअली नहीं हुआ कुछ। डिसीजन मेकिंग में आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैट्रिक में पेपर कौन से रखने हैं, कर रहे हैं डिसाइड। आपने भी करना है डिसाइड कि मैट्रिक साइंस में करना है कि आर्ट्स में। अब तो डिसीजन मेकिंग फ्यूचर की होती है, हमेशा पास्ट की नहीं होती है। अभी सारा कुछ फ्यूचर के बारे में, तो हुआ कुछ नहीं है, अभी सारा प्लान कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिट लॉस है ये मैं सवालों में एनुअल रिक्वायरमेंट में इनकॉर्पोरेट करवा लिया करूंगा, इसलिए इसको अलग से कहीं कॉस्ट नहीं लिखा। ये हो गई ऑर्डर कॉस्ट की मिसालें। कोरियर चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन में आ गए, चलें अलग लिख लें। कोरियर चार्जेस, हैंडलिंग कॉस्ट भी लिख लें। होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या लिख लें? अच्छा, पहले तो होल्डिंग कॉस्ट, ये जो मैंने आपको लाल लाल समझाई है, तो आप भी ना लाल लाल कुछ ना कुछ अपने आप को समझा लें।
बता देता हूं दोबारा। होल्डिंग कॉस्ट में स्टोरेज से रिलेटेड सारे खर्चे, यानी गुड्स का स्टोर में आने से लेके, यानी दहलीज पार करने के बाद से लेके दहलीज पार करने के पहले तक, दहलीज पार करने के बाद से लेके दहलीज पार करने से पहले तक, ये जो सारे खर्चे हैं ये सब होल्डिंग कॉस्ट, यानी सारे के सारे स्टोर रिलेटेड खर्चे। मिसालें, स्टोर का रेंट कह लेते हैं, चलें मैं कह देता हूं अदर स्टोर रिलेटेड कॉस्ट्स, एम्प्लॉयज की सैलरीज आ गई, स्टोर स्टाफ सैलरीज, और एक इंश्योरेंस होती है ये, एक वैसे संभाल के रखे हुए कहीं आग ना लग जाए, चोरी ना हो जाए, तो वो अलहदा एक इंश्योरेंस है, यानी वो सादी इंश्योरेंस है, ये स्टोर में लाने के बाद संभाले रखने के लिए, और ये रास्ते की इंश्योरेंस है, ये दोनों अलग अलग है। फिर इसके अलावा कौन सी कॉस्ट आप रिपीट कर रही हैं? फिर कैसे पता? फाइनेंस कॉस्ट कैसे? नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है, शाबाश, लेकिन कैसे? हाँ तो चोरी के लेक्चर्स, हाँ जी, तो रेंट ना होता, डेप्रिसिएशन डिसीजन मेकिंग में नहीं होती कहीं। अभी इस चैप्टर में तो वैसे भी जरूरत नहीं है, लेकिन जब शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ाऊंगा ना तो इसकी वजह बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन क्यों नहीं होती डिसीजन मेकिंग में। हाँ जी, और स्टोर के कोई खर्चे मैंने कहाँ लिखी है? अभी तो नहीं लिखी। चलें ठीक है, 3 मिसालें बहुत हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल है, वो है फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट जो है ना, इसको इंटरेस्ट कॉस्ट भी खैर कह सकते हैं, ये 2 तरह से है। ये जो यहां पर मैं फाइनेंस कॉस्ट कह रहा हूं, जब हम डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे ना, डिसीजन मेकिंग, जो कि ये चैप्टर डिसीजन मेकिंग का ही हिस्सा है। डिसीजन मेकिंग ग्रिड में ना मैंने 3 चैप्टर्स रखे हुए हैं। एक बुक में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के नाम से रखा हुआ है, एक सीवीपी के नाम से रखा हुआ है, जो कि एक्चुअली डिसीजन मेकिंग नहीं है, लेकिन बहरहाल उस ग्रिड में पढ़ाया जाता है, और एक ये। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हम एक हवाई चीज को भी कॉस्ट कहा करेंगे, और वो हवाई चीज ये है कि हमें एक इनकम होनी थी, इस डिसीजन की वजह से नहीं होगी, उसको भी हम कॉस्ट कहा करेंगे, जो आपने शायद कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से सुना। अकाउंटिंग में नहीं होती अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, लेकिन डिसीजन मेकिंग में ये कॉस्ट होती है। तो ये जो फाइनेंस कॉस्ट है, इसके दोनों एंगल हो सकते हैं। ये होल्डिंग कॉस्ट क्यों है, इसके दोनों एंगल हो सकते हैं। पहले आसान वाला एंगल बताता हूं, इसको होल्डिंग कॉस्ट हम क्यों कह रहे हैं। होल्डिंग कॉस्ट इसलिए कह रहे हैं कि हम इन्वेंट्री को खरीदने के पैसे देंगे, तो पैसे तो होते ही नहीं हमारे पास, तो बोरो कर लेंगे। अच्छा, बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट देंगे, बोरो कर लिया, कभी जिंदगी में वापस भी तो करना ही होगा, तो क्या सोचा होगा, इन्वेंट्री के लिए बोरो कर रहे हैं तो वापस कब करें, जब सेल हो जाए। तो इन्वेंट्री सेल होगी तो पैसे लेके बोरोइंग को वापस कर देंगे। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है इन्वेंट्री स्टोर में रखे रहने की कॉस्ट। हम अगर इन्वेंट्री रखे हुए हैं तो खरीदने के लिए बोरो किया था, जब तक इन्वेंट्री हमारे पास है, लोन वापस नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट पड़ता जा रहा है, तो इसलिए इंटरेस्ट भी एक होल्डिंग कॉस्ट है। अब इसको 2 तरह से कह सकते हैं। बोरो करके इन्वेंट्री खरीदेंगे तो जब तक इन्वेंट्री स्टोर में पड़ी रहेगी इंटरेस्ट पड़ेगा। इसी का दूसरा एंगल, अपने पैसों से इन्वेंट्री खरीदेंगे, जब तक इन्वेंट्री पड़ी रहेगी हम उन पैसों को फंसा बैठे, अगर ना फंसाए होते तो कहीं इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा रहे होते। तो दोनों एंगल से बात एक ही है कि हमें इन्वेंट्री होल्ड करना फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी। ज्यादा आसान समझने के लिए बोरो करने वाली बात है, दोबारा बता रहा हूं। फाइनेंस कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट इसलिए है कि हमने इन्वेंट्री स्टोर में रखनी हुई तो खरीद के लाएंगे, और खरीदने के पैसे नहीं है तो बोरो करके लाएंगे, और जब तक इन्वेंट्री पड़ी रहेगी तो क्या होगा,
हम लोन वापस नहीं कर पा रहे होंगे, जब नहीं कर पा रहे होंगे तो इंटरेस्ट पड़ता जा रहा होगा। तो जब तक इन्वेंट्री पड़ी रहेगी इंटरेस्ट पड़ता रहेगा, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट एक होल्डिंग कॉस्ट है, और क्वेश्चंस के एतबार से ये एक मशहूर होल्डिंग कॉस्ट है। अच्छा, ये ना लिस्ट है एग्जाम्पल्स की। आपको अगर मेन मकसद इस कहानी से समझ आ गया तो सवाल में हो सकता है इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल हो जाए, लेकिन मशहूर ये सारी हैं। मैंने भी इस टॉपिक के शुरू में बैकग्राउंड ये बताया था कि हम कहां खड़े हैं, साल के शुरू में। साल, इसका मतलब हम जो भी डिसीजन करेंगे हम ईयर की कैलकुलेशंस की बेस पे करेंगे। हम जो भी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे वो ईयर की कैलकुलेशन की बेस पे करेंगे, और हम डिसीजन करते हुए फॉर द ईयर ये तीनों कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्या रखेंगे दिमाग में कि हमारी कॉस्ट, हमारे डिसीजन हम वो करें जहां पर कॉस्ट कम से कम। तो अब वो डिसीजन करना कैसे है, उससे पहले मैं आपको इन तीनों क्लासेस की टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालनी है उसका फार्मूला बना के देता हूं। ये रश में मिटा दूं, नोट कर लें तो मिटाता हूं। जी, एक एंगल ये था कि अगर हमने खरीदा बोरो करके, पैसे नहीं है हमारे पास, तो जब तक इन्वेंट्री पड़ी रहेगी हम लोन वापस नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट पड़ता रहेगा। दूसरा एंगल ये है कि नहीं, बोरो नहीं किया, पैसे बहुत है हमारे पास, और वो जो इतने पैसे हैं वो इन्वेस्ट करके रखते होते हैं। अगर इन्वेंट्री खरीद ली तो वो जो पैसा इन्वेंट्री खरीदने पे लगाया होगा उसकी एक कुर्बानी हो रही होगी। क्या कि हम वो इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते थे, वो जो नहीं कमा सक रहे होंगे वो हमारी कॉस्ट है। तो दोनों में से कोई एक बात ही है, यानी सवाल में आपको इंटरेस्ट कॉस्ट के नाम से भी दी हो सकती है, रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी दी हो सकती है। दोनों में से कोई एक ही होगा, रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते थे। अच्छा, मैं फार्मूले 3 लिख के देने लगा हूं, समझा भी रहा हूं, यानी डिराइव करके दे रहा हूं। अगर आप इन 3 फार्मूले से पहले ये बात अपने अल्फाज में लिखना चाहें तो अच्छी बात है, लिख लेना, ना लिखना चाहें तो दफाओं ना लिखें। मैं बता देता हूं, हम लोग डिसीजन मेकिंग करने लगे हैं, साल के शुरू में खड़े हैं, और डिसीजन करने के लिए कॉस्ट्स कैलकुलेट करनी है। कितने अरसे की? 1 साल की। तो इन तीनों कॉस्ट्स को अगर टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करना है वो बता रहा हूं। अब इसमें लिखना क्या था, हमें डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये तीनों कॉस्ट्स टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करके उसकी बेस पे डिसीजन करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करनी है ये बताने लगा। हम ऑर्डर साइज का डिसीजन करने लगे हैं ना, तो वो डिसीजन करने के लिए हमने ये तीनों कॉस्ट्स टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करनी है, फिर डिसीजन होगा। तो वो कैसे करनी है वो सिखाने लगा। दो तो बड़ी ही सिंपल हैं, वो तो आप बना ही लेंगे। टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर। हम लोग क्या डिसाइड कर चुके हैं हम ऑलरेडी क्या तय कर चुके हुए हैं? नहीं, वो तो अब करने लगे हैं। टोटल पूरे साल में कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, इसके लिए सवाल में वर्ड
एनुअल रिक्वायरमेंट या ज्यादा मशहूर है एनुअल डिमांड। तो अगर हम ये डिसाइड कर चुके कि हमने साल में 1,20,000 यूनिट्स खरीदने हैं, तो उन 1,20,000 यूनिट्स की टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालूं? 1,20,000 यूनिट्स इंटू एनआरवी, परचेज कॉस्ट पर यूनिट। तो परचेज कॉस्ट पर यूनिट इसमें क्या आएगा? वही इनवॉइस वैल्यू, परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्स ड्यूटीज पर यूनिट इनटू एनुअल डिमांड। ज्यादा मशहूर नाम एनुअल डिमांड है, फार्मूलों में एनुअल डिमांड ही लिख रहा हुआ करूंगा। तो टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर ये ऐसे निकलेगी। एनुअल रिक्वायरमेंट, जी जी बोले। हम साल के शुरू में खड़े हैं ना, तो हमें कैसे पता पूरा साल चेंज होती रहती है? अभी हम सब बजट कर रहे हैं साल के शुरू में। टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर। ऑर्डर कॉस्ट के अंदर हम लोग शामिल कर रहे थे परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे, ऑर्डर प्लेस करने के खर्चे और उन गुड्स को लेके आने के खर्चे। इसके लिए ना वैसे जबानी समझा रहा हूं और सवालों में इतनी दफा करेंगे ये पक्का हो जाएगा, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी शायद मुश्किल लगे लेकिन सवालों में कर करके पक्का हो जाएगा। एक एक्शन यानी जिसको हम कहेंगे जी साल में कितने ऑर्डर्स कर रहे हैं, तो एक ऑर्डर से क्या मुराद होगी? ऑर्डर प्लेस करना और चीजों को ले आना, ये एक ऑर्डर है। एक ऑर्डर का मतलब ऑर्डर प्लेस करना और चीजों को ले आना, ये एक ऑर्डर होगा। मतलब सिर्फ प्लेस कर देना काफी नहीं है, प्लेस करना और चीजों को लेकर आना, ये जो एक दफा काम हो रहा है ना, ये एक ऑर्डर है। अगर हमें यह पता हो कि एक दफा ऑर्डर प्लेस करने पे 50,000 रुपए खर्च आते हैं, तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालें? 50,000 रुपए इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालें? हम साल के शुरू में खड़े हैं, एनुअल डिमांड हम जान चुके हैं और हम लोग अब करने क्या जा रहे हैं? ऑर्डर साइज डिसाइड करने जा रहे हैं। तो अगर हमने फैसला किया कि चलो 10,000 यूनिट्स मंगवा लेते हैं, तो साल में कितने ऑर्डर? 12। 5,000 तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5,000। तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर द ईयर, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर द ईयर निकलेंगे एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय OQ। तो वो सब ऑर्डर कॉस्ट में शामिल कर लिया ना। ये देखो ना, वो लेके आने का खर्चा है ना, ऑर्डर कॉस्ट में शामिल है। और इस चीज को मैंने कहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इस पे करता हूं बात। अच्छा, करेंगे तो ये काम कल, लेकिन ये फार्मूला हजम हो जाए इसलिए अभी बता रहा हूं कि जब भी कोई डिसीजन करना होता है ना, तो जैसे कौन कौन से पेपर्स रखने हैं, ये भी एक डिसीजन है, या खाने में क्या पकना है, या कपड़ा खरीदना है तो कौन सा वाला शर्ट खरीदनी है। मुश्किल तरह का डिसीजन है जहां पर ऑप्शन कोई नहीं है, खुद ही जीरो से सोचना है। और जरा थोड़ा सा आसान डिसीजन क्या होगा? ऑप्शन में से चूज करना होगा। तो आपको फिलहाल ये मैं सारी चीजें जो पढ़ा रहा हूं, आप जहन में ये बैकग्राउंड रखें कि हम ऑप्शंस में से चूज कर रहे होंगे। यानी मैनेजमेंट सोच रही होगी कि OQ 10,000 रखेंगे, 5,000 रखेंगे, 2,000 रखें। इन ऑप्शन में से चूज करना होगा। कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? जिस ऑप्शन पे
टोटल ये जो तीनों कैलकुलेट करने लगे इनका ग्रैंड टोटल जहां लोएस्ट होगा वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये काम कल करेंगे, लेकिन ये बात समझाने के लिए बता रहा हूं कि हम हर ऑप्शन पे इन तीनों कॉस्ट्स का टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, इनका ग्रैंड टोटल करेंगे, यानी हर एक पे कैलकुलेट करेंगे। और वो ऑप्शन बेहतर होगी जिसमें ग्रैंड टोटल लोएस्ट होगा। तो हम जब हर ऑप्शन पे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जिस ऑप्शन पे ये कैलकुलेट कर रहे होंगे उस ऑप्शन का OQ, यानी एक बार हम ये सारा कुछ 10,000 OQ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 10,000, हम ये सारा कुछ एक बार 2,000 ऑप्शन पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये डिवाइड बाय 2,000। तो हमने हर ऑप्शन के ऊपर चूंकि कैलकुलेशन करनी होगी तो उस रिस्पेक्टिव ऑप्शन का OQ है ये। और तीसरी चीज होल्डिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। इसका फार्मूला बनाता हूं ऐसा है नहीं, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर ये कुर्सियां हर रोज के किराए पे लाई जाती हूं, यानी पर कुर्सी का किराया है, तो अगर ये कैलकुलेट करना हो कि पूरे सेशन में, चलो साल का सेशन, टोटल किराया कितना पड़ेगा, तो कैसे कैलकुलेट करें? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी नंबर ऑफ चेयर्स, तो हर रोज तो सेम स्टूडेंट्स नहीं आ रहे। अच्छा, चूंकि समझाने के लिए मिसाल बना रहा हूं तो जितने स्टूडेंट्स होते होंगे बस उतनी चेयर्स पकड़ के बाकी वापस कर देते होंगे, यानी हर रोज कितनी चेयर्स का किराया पड़ रहा है जितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो तो हर रोज डिफरेंट है। तो अगर हम साल के शुरू में कैलकुलेशन करते हुए ये कहें कि वैसे तो नहीं, सॉरी मिसाल चेंज करता हूं, साल का सेशन नहीं है, सेशन तो शायद 3-3 महीने का है, लेकिन स्टूडेंट्स आए गए, फलाना सब्जेक्ट, सेशन खत्म हुआ फिर नया सेशन आ गया, तो पूरे साल में तो हो सकता है इस रूम के अंदर 4,000 स्टूडेंट्स बैठे रहे हों, लेकिन वो तो डिफरेंट सेशन चलते रहे, हर रोज थोड़ी 4,000 स्टूडेंट बैठे होते थे। तो हम अगर ये कैलकुलेट कर लें कि ऑन एन एवरेज एक दिन में 50 स्टूडेंट्स बैठे होते थे ऑन एन एवरेज, वैसे आते जाते रहे तो टोटल 4-5 हजार स्टूडेंट्स गए, लेकिन एक वक्त में थोड़ी कमरे में 5,000 चेयर्स चाहिए होती थी। मेरी मिसाल समझ आ रही? तो अगर हम ये एस्टिमेट कर लें कि ऑन एन एवरेज एक वक्त में कितने स्टूडेंट्स होते थे, चलो 50, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा साल हर रोज 50 कुर्सियां होती थी। ये बात ठीक है? इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 50 कुर्सियां पूरा साल पड़ी रही, ये भी ठीक है। दोबारा, पूरे साल की कुर्सियों का किराया कैलकुलेट करना है, हर रोज स्टूडेंट्स कम ज्यादा प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर हम कहें कि ऑन एन एवरेज रोजाना की अटेंडेंस 50 स्टूडेंट्स है, यानी रोजाना 50 कुर्सियां हमें क्लास में रखनी होती हैं, तो अब रोज कुर्सियां ला के वापस कर रहे थे, लेकिन ऑन एन एवरेज 50 कुर्सियों पर डे का मतलब है कि पूरे साल में किसी भी दिन देखते तो 50 कुर्सियां होती, पूरे साल में किसी भी दिन देखते तो 50 कुर्सियां होती। इसी को एक डिफरेंट जुमले से बोल रहा हूं, 50 कुर्सियां पूरा साल पड़ी रही, तो अगर हमें यह पता चल जाए कि एक कुर्सी का किराया पर ईयर कितना है, तो टोटल फॉर द ईयर कैसे निकालें? इनटू 50। और इस 50 के लिए मैंने क्या टर्म यूज की थी? एवरेज। तो होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर निकालने का तरीका, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। क्या मतलब हुआ इस बात को कि अगर हम एक यूनिट पूरा साल स्टोर में संभाले रखें तो इतना खर्चा है, तो पूरे साल में हम एनुअल डिमांड स्टोर में संभाले रखेंगे? नहीं। तो पूरे साल में स्टोर में कितने, किसी भी वक्त देखें तो कितने यूनिट्स पड़े होंगे? एवरेज। तो इसको कहते हैं एवरेज इन्वेंट्री। तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू एवरेज इन्वेंट्री। और ये जो एवरेज इन्वेंट्री है ये सवाल में दो तरह से निकाली जा सकती है। बस ये खत्म है क्लास में, एवरेज इन्वेंट्री के दो तरीके बता रहा हूं, बस फिर आगे कल ही करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री बताने लगा, ये मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा, इससे मैंने ये डब्बा बनाया एक,
टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज निकालने के कई तरीके हैं। एक तरीका होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें। कम से कम स्टोर में कितने यूनिट्स होंगे? 0, सारे खत्म हो गए। और हमने इतने इतने ही हर दफा मंगवाने हैं। अगर ऑर्डर पहुंचने से जस्ट पहले 0 था तो ऑर्डर पहुंचते ही कितने हो जाएंगे? जितने मंगवाए हैं। उसके बाद फिर और कम होने शुरू हो जाएंगे। तो इन्वेंट्री में यूनिट्स कम ज्यादा हो रहे हैं, कम से कम गिर के 0 तक, और ज्यादा से ज्यादा जिस दिन ऑर्डर पहुंचा था OQ। तो इन दोनों का एवरेज करना है तो OQ प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 0 प्लस OQ डिवाइड बाय 2। अच्छा, एक तो है ये मेन स्टोर रूम। अगर इतने पैसे होते हैं आपके पास, अगर, तो उसको हो सकता है 2-3 जगह पे रखा हो। अगर तो होते ही थोड़े हैं, या पैसे आपके होते ही दोस्तों की जेब में है वो आपके ही, लेकिन दोस्तों की जेब में है, तो फिर ये मिसाल नहीं है। मिसाल है कि आपके पास पैसे हैं, तो एक जो मेन पॉकेट है उसमें तो पैसे रखे होंगे, वहीं से निकाल के खर्च, लेकिन दूसरी पॉकेट में भी संभाल के रखे हो सकते हैं। क्यों? जो रेगुलर जहां रखने हैं वहां तो खत्म कर जाएंगे, खर्च कर जाएंगे, तो कहीं एहतियात के लिए अलग से संभाल के रखे होंगे। तो जो मेन स्टोर रूम है वहां तो यूनिट्स होते हैं, वहां से निकाल निकाल के बेचते रहते हैं, लेकिन बिजनेस एहतियात के तौर पे एक और कमरे में भी कुछ यूनिट्स रख लेगा। उन एहतियातन रखे हुए यूनिट्स को कहते हैं सेफ्टी स्टॉक। तो अगर बिजनेस सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता है, ये टिक और काटे का मतलब स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता है और नहीं करता है। अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करता है तो एवरेज इन्वेंट्री का अभी फार्मूला बना के दिया था, 0 प्लस OQ डिवाइड बाय 2, और 0 तो अच्छा नहीं लग रहा, तो OQ डिवाइडेड बाय 2। और मेन रूम में तो इतने हैं, अगर सेफ्टी स्टॉक भी है दूसरे कमरे में पड़ा हुआ तो वो भी होगा, यानी OQ बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। इन 3 फार्मूलों का इस्तेमाल और डिसीजन मेकिंग का तरीका यहां से फिर अब कल करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।